बायो सर। क्या आपने मेडिकल रखा था? नहीं, 10 तक तो पढ़ी है ना। यस चलो भाई आ जाओ, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या लास्ट क्लास तक पढ़ा दिया था और आज क्या करने वाले हैं। भाई लास्ट क्लास में हमने अपेरेंट डेप्थ और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया था, तो बस एक बार उसी का फॉर्मूला वगैरह और चीजें रिकॉल करा देता हूं। अरे थैंक यू तनिषा मैडम। भाई सबसे पहले हमने किया टीआईआर। टीआईआर का मैंने बताया था कब होगा टीआईआर, जब भी लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही होगी और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल से बड़ा है तो इस केस में क्या होगा? रिफ्रैक्शन। नहीं, इस केस में टीआईआर होगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो इस केस में एंगल आर 90। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो इस केस में हमारा नॉर्मल रिफ्रैक्शन हुआ था। यस सर। और हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था कि यार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल चाहिए। क्रिटिकल एंगल हर एक मीडियम का अलग अलग होता है, तो फॉर्मूला साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। ये हमने चीजें पढ़ी थी टीआईआर के लिए। फिर लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था अबाउट अपेरेंट डेप्थ, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में है और हम रेयर मीडियम में बैठ के उसको देख रहे हैं तो हमें कभी भी उसकी एक्चुअल पोजीशन दिखाई नहीं देती, उसकी कोई ना कोई अपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है। तो कंडीशन क्या थी कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो प्लेस होना चाहिए रेयर मीडियम में। अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला याद दिलाओ, क्या था अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला? रियल डेप्थ अपॉन अरे वेरी गुड, रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ को हम इंडिकेट करते थे टी से, टी डिवाइडेड बाय न्यू। न्यू और हम नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करते थे कि ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर इमेज शिफ्ट हुई है, नॉर्मल शिफ्ट, जिसको हमने इंडिकेट किया था डी से, टी इंटू 1 - 1/न्यू। बस हमने यहीं तक की चीजें करी थी। चेक करो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, फिर मैं आगे शुरू कर देता हूँ। नो सर। नो चलो डन। अब यार देखो, हम अभी तक जो भी रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे वो हम सारा का सारा प्लेन सरफेस से पढ़ रहे थे। जैसे मैंने अभी तक आपको यही बताया कि ये एक प्लेन सरफेस है, भैया लाइट रे फॉल डाउन कर रही है तो वो कहीं ना कहीं बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अपेरेंट डेप्थ के केस में भी हमने प्लेन सरफेस लिया कि यार ये हमारा कंटेनर है, ये हमने उसमें लिक्विड फिल किया और ऑब्जेक्ट को हमने डेंसर मीडियम में रख दिया। तो अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन करी है वो सबकी सब प्लेन सरफेस के लिए करी है, लेकिन जरूरी नहीं हर वक्त प्लेन सरफेस ही हो। तो भैया अब लिख लो हमारा टॉपिक आज का क्या स्टार्ट हो रहा है। लिखो हेडिंग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। बढ़िया। जैसे मैंने बता भी तो दिया था कि नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू करेंगे। यस सर हाँ डन, याद आ गया। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस मतलब मेरे बादाम बेकार नहीं जा रहे, काम कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। चलो भाई समझो भावनाओं को। यार आपके पास कितने टाइप के स्फेरिकल सरफेस हैं? जैसे हमने मिरर में किया था वही चीजें फिर से थोड़ी सी यहाँ पे याद कर लो। मैंने बताया था कि अगर मैं ये ग्लास स्फेयर ले रहा हूं और इसको दो पार्ट्स में कट कर रहा हूं तो भैया हमारे पास दो टाइप के मिरर आ जाएंगे। ये होगा हमारा एक, अगर आउटसाइड पार्ट पेंट कर रहा हूं तो कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है? कॉनकेव मिरर का नेचर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। वेरी गुड। और ये हमारा दूसरा मिरर था, ये दूसरा मिरर हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा था? कॉन्वेक्स मिरर का नेचर हमारा डाइवर्जिंग। तो यार इधर हमें यही करना है अब की बार, लेकिन मैं एक स्फेरिकल सरफेस नहीं लूंगा, मैं दो स्फेरिकल सरफेस लूंगा। कि भाई ये मैंने दो स्फेरिकल सरफेस ले लिए, अगर मैं इन दो स्फेरिकल सरफेस को थोड़ा सा ओवरलैप करा दूं तो यार अगर मैं इन दोनों सरफेस को ओवरलैप करा रहा हूं तो देखो आपके पास है ना एक कॉमन एरिया आएगा, एक कॉमन रीजन आएगा। ये हो गया हमारा कॉमन रीजन। ये कॉमन रीजन भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, मतलब ये भी लाइट रे को रिफ्रैक्ट करेगा। तो ये वाला सरफेस हमारा कौन सा सरफेस आ रहा है? ये सरफेस, ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन गया। ये कौन सा सरफेस बनेगा? तो यार ये सरफेस हमारा बन जाएगा कॉन्वेक्स सरफेस। इस कॉन्वेक्स सरफेस का नेचर कैसा होगा? याद रखो इस कॉन्वेक्स सरफेस का नेचर होगा कन्वर्जिंग नेचर। प्लीज सब लोग चेक करो, सबको ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। डन। तो मेरे को बताओ यार, इधर एक स्फेयर था तो कितने रेडियस थे? यार एक रेडियस था। अगर मैं कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस देख रहा हूं तो कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस लेफ्ट में आ रहा है, तो हम इसका रेडियस किस में लेते थे? नेगेटिव आर में। अगर मैं कॉन्वेक्स के लिए रेडियस देख रहा हूं तो कॉन्वेक्स के लिए रेडियस राइट में आ रहा है तो इसको हम क्या लेते थे?
प्लस आर। लेकिन अब बताओ इधर इस कॉन्वेक्स सरफेस के कितने रेडियस आएंगे? इस कॉन्वेक्स के 2 रेडियस आएंगे। देखते जाओ कैसे। भैया जो ये मेरा ये वाला रीजन है, मतलब दी फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका रेडियस किधर आएगा, लेफ्ट में या राइट में? वेरी गुड, इसका रेडियस आएगा राइट में। सिंस इसका रेडियस राइट में आएगा, यार किसी का माइक अनम्यूट पे है, प्लीज म्यूट करो। हाँ ठीक। अगर इसका रेडियस राइट में आ रहा है तो याद रखो ये जो R1 है इसकी वैल्यू मैं पॉजिटिव में लूंगा, क्योंकि दोनों स्फेयर्स का रेडियस अलग अलग हो सकता है, इसलिए मैं R1 और R2 लिख के चलूंगा। जरूरी नहीं दोनों का रेडियस सेम हो, तो R1 विल बी पॉजिटिव क्योंकि इसका रेडियस भैया राइट में आ रहा है। सिमिलरली मेरे को बताओ R2, R2 का मतलब मैं इस वाले सरफेस की बात कर रहा हूं। अब इसका रेडियस किधर आएगा? वेरी गुड, इसका रेडियस लेफ्ट में आएगा, तो इसके R2 की वैल्यू को जो मैं लिखूंगा वो किस में होनी चाहिए? R2 की वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए। वेरी गुड, पहली चीज तो ये हो सर एक गई। क्वेश्चन था हाँ बोलो। सर, जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर है, तो फिर ये कन्वर्जिंग क्यों है? क्योंकि ये मिरर नहीं है ना, ये लेंस है। लेंस में लाइट रे दूसरी साइड जा सकती है क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन मिरर में लाइट रे दूसरी जगह जा सकती है क्या? नहीं, वो तो रिफ्लेक्ट करेगा तो लाइट रे सेम जगह ही आ जाएगी। यस सर। इसलिए यस सर। बाकी मैं अभी आपको रे डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, और ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यस सर। आपने ये जो डाउट पूछा ये एक अच्छा डाउट पूछ लिया कि यार ये जो मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका नेचर कन्वर्जिंग है, और इधर मिरर का कौन सा नेचर कन्वर्जिंग था? कॉनकेव का। तो यार याद रखना, हमने जो जो प्रॉपर्टीज, जो जो रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर के पढ़े थे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% सेम हमारे इधर कॉन्वेक्स लेंस के होंगे। तो याद रखना कॉनकेव मिरर की जो जो प्रॉपर्टी थी वो ही सेम प्रॉपर्टी किसकी बन जाएगी? कॉन्वेक्स लेंस की बन जाएगी। अब दूसरा केस। अब भैया दूसरा केस मैंने क्या करा कि ये दो स्फेरिकल सरफेस के बीच में मैंने अब की बार ओवरलैपिंग नहीं कराई, कुछ ना कुछ गैप रख दिया। अगर मैं इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप रख रहा हूं तो ये वाला कॉमन पार्ट जो बन रहा है, गैप वाला पार्ट, वेरी गुड, ये भी एक लेंस बनेगा, लेकिन ये बनेगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मिल रहा है तो इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर डाइवर्जिंग है। अगर इसका नेचर डाइवर्जिंग है तो इसकी प्रॉपर्टीज कौन से मिरर से रिलेट करेगी? कन्वेक्स। वेरी गुड, इसकी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर से रिलेट करेगी। इसका रेडियस यहां वाला हो जाएगा R1, यहां वाला हो जाएगा R2। इस केस में बताओ R1 को नेगेटिव लिखूं या पॉजिटिव लिखूं, और R2 को नेगेटिव लिखूं या पॉजिटिव लिखूं? R1 नेगेटिव, वेरी गुड, R1 लेफ्ट साइड आ रहा है तो नेगेटिव, R2 राइट साइड आ रहा है तो R2 को क्या मैं लिखूंगा? पॉजिटिव लिखूंगा। पॉजिटिव। तो प्लीज सब लोग चेक कर लो, यहां तक मैंने अभी बेसिक चीजें बता दी अबाउट स्फेरिकल सरफेस। यस सर क्लियर है। क्लियर है, चलो बढ़िया। नोट डाउन भी हो चुका है? यस सर। नो सर। नहीं तो कर लो। सबने बढ़िया से चाय नाश्ता कर लिया शाम का? नहीं आयुषी, तुम लगता है चाय पीती नहीं होगी फिर? नहीं सर, गर्मी में कौन पीता है चाय? चाय नहीं पीते। फिर तुम है ना वो धोखेबाज लोगों में से हो जो सीजन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। हम नहीं प्रॉपर टी सर, हम लवर चाय हैं। नहीं पीते। हम चाहे कितनी गर्मी क्यों ना हो, हम भैया कुल्हड़ वाली चाय पी लेते हैं गर्मी में जाके भी। यस सर। चलो भाई आ जाओ। तो यार अब हमें क्या करना है? अब हमें रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ना है। इसमें भी 5-6 केसेस होंगे, लेकिन हमें 5-6 केसेस नहीं पढ़ने, हमें 5-6 केसेस का सिर्फ डायग्राम पढ़ना है और बाकी सबका आंसर सेम आएगा। तो भैया हेडिंग लिख लो। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स सरफेस के बारे में। सबसे ज्यादा हमें कॉन्वेक्स सरफेस ही देखने को मिलेगा। कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये हमारा एक कॉन्वेक्स सरफेस है इस तरीके का। राइट साइड पूरा कॉन्वेक्स सरफेस ही है। अरे भाई क्लिक हो जा। ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है। डन, करना शुरू करूं डिस्कस? यस सर। चलो डन। देखो भैया इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकली, ये हो गई हमारी लाइट रे, तो ये हो गई इंसिडेंट रे। अब मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। यार मैंने जब आपको मिरर पढ़ाया था तो भी मैंने कहा था कि हमारा रेडियस किसकी तरह एक्ट करता है स्फेरिकल सरफेस में? वो एक नॉर्मल की तरह एक्ट करता है। तो ये मैंने एक नॉर्मल बनाया, तो ये नॉर्मल कहां से पास होना चाहिए?
याद रखो ये नॉर्मल सेंटर से पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा किसकी तरह एक्ट करता है? नॉर्मल की तरह एक्ट करता है। क्योंकि रेडियस हमेशा सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। आई होप सबको याद आ गया होगा। तो यार ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब ये लाइट रे ट्रैवल कर रही है, अगर आप ध्यान दो, लाइट रे ट्रैवल कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो ये लाइट रे किधर बेंड करेगी? towards the normal. वेरी गुड पूर्णिमा, ये बेंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये लाइट रे ने बेंड करके टूवर्ड्स दी नॉर्मल, और ये यहाँ पे जहां पे मर्ज कर रही है यहाँ पे हमें मिलेगी इमेज। अब देखो, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ रहा है, तो अब ध्यान देना क्या हो रहा है। यार जो भी, अगर आप ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? एंगल आई। ये रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल आर। अब इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाया है, तो हमारी जो भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाएगी, आप उसको हमेशा अल्फा से इंडिकेट करना। यस सर। जो भी एंगल रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी, उसको आप हमेशा बीटा से इंडिकेट करना, और जो भी एंगल नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस से बनाएगी, उसको आप गामा से इंडिकेट कर देना। यार आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? नो सर, सर आ रही है। आ रही है। पारुल एक बार आप चेक करो, शायद से आपने ऑडियो सही से कनेक्ट नहीं किया होगा। भाई पारुल कह रही है मेरी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है। ठीक है भैया, चलो मैं पूरा फ्लो में बह गया। रिपीट, मैंने कहा ये सारे एंगल्स मार्क कर दोगे, एंगल आई, एंगल आर, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी एंगल्स बन रहे हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है, देखते जाओ। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, ये इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी? क्या इधर मैंने कोई भी लाइट रे को इमेजिनरी एक्सटेंड किया है? नहीं। तो इधर इमेज मेरी कैसी बन रही है? याद रखो, इमेज मेरी इधर रियल बन रही है। ठीक है, डेंसर मीडियम में बन रही है, रियल बन रही है। अब चलो आओ कैलकुलेशन शुरू करते हैं। यार इसमें एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है? कि आपके जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे एंगल्स बहुत छोटे होंगे। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं। देखो यार, आप मेरे को बताओ वाई कौन से ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल देखो, और मेरे को बताओ ये जो गामा है, ये गामा कौन से ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल आ रहा है? इस पॉइंट को अज्यूम कर लो M, और यहां पे एक हल्का सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो H, और इस पॉइंट को लो P। हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉइंट P से करेंगे। तो अगर आप देखो, गामा आपके इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर बन रहा है, जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। देख लो एक बार अच्छे से, क्लियर हो रहा है ये वाला ट्राइंगल? यस सर। डन। भैया हमारा मैथमेटिक्स क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इस रिलेशन से मेरे को मिलेगा गामा। गामा किसके बराबर आएगा? गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। बीटा। यस सर। यार एक बार सब जरा अच्छे से चेक कर लो और मेरे को बता दो सबको क्लियर है या नहीं। सर क्लियर है। क्लियर। क्या? दोबारा बोलो। सर क्लियर है। नहीं, किसी रिपीट करना है। डन, रिपीट। आपको ये वाला स्टेप रिपीट करना है ना, गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा वाला। यस सर। डन। यार देखो, हमारे पास है ना एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं इधर ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको, कि ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और मैंने ट्राइंगल की कोई भी एक साइड एक्सटेंड कर दी। सपोज ये ट्राइंगल है, इसकी कोई भी एक साइड एक्सटेंड कर दी, तो ये वाला एंगल ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये वाला एंगल है ना एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। इसको एंगल ई मान रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट कौन से एंगल्स आएंगे? एक एंगल ये आएगा सपोज ए, और एक एंगल ये आएगा बी। मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारा जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये हमेशा इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। क्लियर है? अब जैसे सपोज मैं यहाँ पे एंगल सी बना रहा हूं और सपोज यहाँ पे एंगल एफ बना रहा हूं, तो मेरे को बताओ एंगल एफ के लिए कौन से दो एंगल इंटीरियर अपोजिट आ रहे हैं? वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैं इधर जी मार्क करता हूं, तो जी के लिए कौन से दो एंगल्स इंटीरियर आ रहे हैं? तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली मैंने गामा देखा, गामा, तो यार मेरा ये गामा इस ट्राइंगल के बाहर आ रहा है। कौन से ट्राइंगल के बाहर आ रहा है? एम, सी और आई के बाहर। तो मैं लिखूंगा गामा इज इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल्स का सम, दैट इज आर प्लस बीटा। तो यहां से आर की वैल्यू निकाल के बताओ, आर की वैल्यू लिख सकता हूं गामा माइनस बीटा इक्वेशन 1। यस सर।
डन। सिमिलरली आप मेरे को बताओ एंगल आई कौन से दो एंगल्स के लिए एक्सटीरियर आ रहा है? वेरी गुड। अल्फा और बीटा। अल्फा और गामा, बीटा के लिए नहीं, क्योंकि मेरा एंगल आई रेड लाइन से बन रहा है, तो आप सिर्फ रेड लाइन वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, इसी को मैंने एक्सटेंड करके वो बनाया है, तो हमारा एंगल आई हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। प्लीज सब लोग चेक कर लो इक्वेशन 2 तक भी कोई डाउट? नो सर। चलो बस अब फटाफट कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। डन। अब देखो हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। भैया डेरिवेशन करा रहा हूं, ध्यान देना। बाहर है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा μ1 से इंडिकेट होगा। ये हमारा डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किससे इंडिकेट होगा? μ2 से इंडिकेट होगा। अब आप ये चीज देखो, जब भी एंगल्स छोटे होते हैं ना, याद रखना हमारी एक मैथ्स की प्रॉपर्टी और है, जब भी एंगल छोटे होते हैं साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और थीटा को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? टैन थीटा में। ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप सिर्फ कब यूज कर सकते हो? जब एंगल हमारे बहुत छोटे होंगे, वेरी स्मॉल एंगल्स होगा। तो इधर मैंने आपको यही बोला, जितने भी एंगल्स बन रहे हैं छोटे मिल रहे हैं, तो आप मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करके दे दो? आप मेरे को टैन अल्फा की वैल्यू, टैन गामा की वैल्यू और टैन बीटा की वैल्यू, जरा इन सबकी वैल्यू लिख के दे दो प्लीज मेरे को। टैन अल्फा की वैल्यू, टैन बीटा की वैल्यू एंड टैन गामा की वैल्यू। जिज्ञासा मैडम टीवी चल रहा है तुम्हारे घर में बढ़िया से? सर वो मेरी सिस्टर की क्लास भी लग रही है। अच्छा ओके, मतलब मैडम मुझसे भी ज्यादा वॉइस टोन है मैडम की, तो यहाँ तक आवाज आ रही है। चलो भैया टैन अल्फा मतलब ये वाला ट्रायंगल, अल्फा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, टैन का फॉर्मूला। तो इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? ये एमएच बन रहा है, एमएच लिख दिया, एमएच डिवाइडेड बाय बेस ओपी। ओ एच होना चाहिए, लेकिन हमारा एच पॉइंट हम अज्यूम करेंगे कि एच पॉइंट पी के बहुत पास है, तो जहां जहां एच लिख रहे हो उसकी जगह उसको पी कर दो, तो ये हो जाएगा एमपी बाय ओपी। सिमिलरली टैन बीटा के लिए परपेंडिकुलर फिर से एमपी आएगा और बेस कितना आएगा? पी आई। प्लीज सब लोग चेक करना, मैं डायरेक्टली लिखते जा रहा हूं, आप चेक करते रहना। गामा के लिए हो जाएगा एमपी डिवाइडेड बाय बेस, और बेस हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। यस सर। डन। यस सर। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट पार्ट पे। थोड़ी सी डेरिवेशन लेंथी है मैं मान सकता हूं, लेकिन भैया डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आ जाओ स्नेल्स लॉ पे। प्रीवियस स्लाइड आकाश ये लो, मैंने कहा एक साथ नोट करने का टाइम देता। ये चैप्टर अभी आपके स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए डेरिवेशन करा रहा हूं, नहीं तो मैं डेरिवेशन कराता भी नहीं। यस सर। यस सर। डन आकाश, चलो बढ़िया। स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। भैया आप लोग अपने आप बताओगे, ऊपर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं, नीचे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं? डेंसर मीडियम का उत्तर। वेरी गुड, हमें पता है जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है, तो रिफ्रैक्शन हुआ है डेंसर मीडियम में μ2, इंसिडेंस रेयर मीडियम में हुआ है μ1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। और अभी अभी हमने बोला कि साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? थीटा से। तो ये साइन आर की जगह, साइन आई की जगह आई और आर ही हो जाएगा। भैया आई की वैल्यू कितनी थी? इक्वेशन 2 में देखो, आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा थी। आर की वैल्यू कितनी थी? इक्वेशन 1 से देख के बताओ। आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा थी। अब मैं अल्फा और गामा को टैन अल्फा टैन गामा से रिप्लेस करूंगा, गामा और बीटा को टैन गामा और टैन बीटा से रिप्लेस करूंगा, तो बस ये लास्ट स्टेप और आपका आंसर आ गया। μ1 इंटू अल्फा की वैल्यू बताओ, टैन अल्फा की वैल्यू कितनी है? पीछे देख के, टैन अल्फा की वैल्यू है एमपी बाय ओपी, तो यहां पे लिख दिया मैंने एमपी बाय ओपी, प्लस गामा की वैल्यू है एमपी बाय पीसी, तो एमपी बाय पीसी इक्वल्स टू μ2 इंटू गामा की वैल्यू हमने लिखी एमपी बाय पीसी माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है? एमपी बाय पी आई। आप मेरे को बताओ इसमें से क्या कॉमन लेके आप हाथ की हाथ कैंसिल कर सकते हो, कट कर सकते हो?
वेरी गुड भैया, MP एमपी सब में आ रहा है, पहले इस एमपी को काट दो बस। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें फाइनल आंसर लिखना है। ध्यान दो, इधर ओपी क्या है? ओपी, ओपी है पी से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। पी से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम किससे इंडिकेट करते हैं? यू से। ये यू पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये पी से लेफ्ट साइड आ रहा है, तो आप ओपी की वैल्यू लिखोगे माइनस यू, माइनस यू। फिर बचा क्या हमारे पास? पीसी, प्रियंका चोपड़ा। भाई पीसी क्या है? पॉइंट पी से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट साइड आ रहा है। बचा लास्ट पी आई। पी आई मतलब पॉइंट पी से लेके जहां तक इमेज बनी है, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? इमेज डिस्टेंस। पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? पॉजिटिव। बस किस्सा खत्म। तो आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आप ये फाइनल आंसर लिखो। फाइनल आंसर आपको ये मिलेगा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय आर। भैया μ1 और u में मेरे कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने म्यू में दोनों साइड कर्व बनाया है, u में सिर्फ एक ही साइड कर्व बनाया है, तो भैया भावनाओं को देख लेना। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। कंप्लीट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर क्लियर है। क्लियर है? सर इसमें भी नीट में भी आता है क्वेश्चन? हाँ, ये आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, सीबीएसई मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, नीट में सब में आएगा ये। सर डन। डन, चलो। अब एक चीज देखो, इधर क्या करना है यार, एक बात याद रखो, लाइट रे आपकी ट्रैवल कैसे कर रही थी? लाइट रे आपकी रेयर टू डेंसर ट्रैवल कर रही थी, तो याद रखो ये फॉर्मूला हमेशा यूज करोगे जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर ट्रैवल करेगी। अब चाहे आपको मैं कॉन्वेक्स सरफेस दूं या कॉनकेव सरफेस दूं, इमेज चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल बने, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब किससे होना चाहिए कि लाइट रे ट्रैवल कैसा कर रही है। तो लाइट रे रेयर टू डेंसर ट्रैवल कर रही है, तो इस केस में आप हमेशा यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। डन, चलो। अब मैं बाकी केसेस के आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। पिछला वाला नोट डाउन नहीं हुआ है, कर लो भैया। सर इस लास्ट वाले में एक बार बता दो कि म्यू कौन सा और यू कौन सा है। वेरी गुड, लास्ट वाले में बताना है। ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, दोनों साइड मैंने कर्व ड्रॉ किया है, नीचे सिर्फ यू। यू को सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, लेकिन फिर आप वी और यू में कंफ्यूज मत होना। यस सर। डन, ये ऐसा करूंगा, यू को अब ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सेकंड केस, सेकंड केस मैंने फिर से वही करा, मैंने लिया भैया अपना एक कॉन्वेक्स सरफेस, कि ये है हमारा एक कॉन्वेक्स सरफेस, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब की बार क्या कर रहे हैं भैया, ऑब्जेक्ट मैं यहां पे ले रहा हूं थोड़ा सा पास, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ले रहा हूं तो ये लाइट रे इस तरीके से फॉल डाउन करेगी, और ये हमारी लाइट रे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। भैया ये हो गई हमारा नॉर्मल। अब की बार लाइट रे बेंड तो कर रही है टूवर्ड्स दी नॉर्मल, लेकिन वो ज्यादा बेंड नहीं कर रही है, थोड़ा सा ही बेंड कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, हमारी ये जो लाइट रे है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तो हमने देखा कि ये दूसरी साइड मतलब सेम साइड इमेज बना रही है। अगर ये सेम साइड इमेज बना रही है तो अब की बार इमेज बनी कैसी है? वेरी गुड, अब की बार इमेज वर्चुअल बनी है। यस सर। लेकिन जैसे मैंने कहा आपको ये सब नहीं देखना कि इमेज रियल थी, वर्चुअल थी, कॉन्वेक्स था, कॉनकेव था, ये सब नहीं देखना। आप ये बताओ लाइट रे ट्रैवल कैसा कर रही है ऑब्जेक्ट से? लाइट रे रेयर से ट्रैवल कर रही है और कौन से मीडियम में एंटर कर रही है? डेंसर। तो आपका फॉर्मूला फिर से सेम ही रहेगा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय आर। फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होंगे जब तक लाइट रे सेम तरीके से ट्रैवल कर रही होगी। यस सर। डन, डन, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं।
भाई नेक्स्ट डायग्राम लिया मैंने, ये हमारा फिर से कॉन्वेक्स सरफेस, और ऑब्जेक्ट को मैंने अब की बार डेंसर मीडियम में रख दिया, और मैंने ये लाइट रे मतलब इमेज जो है वो मैंने बना दी है अपने किसमें, रेयर मीडियम में। मतलब डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, ये हो गई लाइट रे, ये होगा हमारा नॉर्मल, और लाइट रे बेंड करनी चाहिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट रे बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये इधर हमारी इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो Yes, अब मेरे को sir. बताओ लाइट रे ट्रैवल कैसा कर रही है, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर? वेरी गुड, अब लाइट रे ट्रैवल कर रही है डेंसर टू रेयर। तो याद रखो बस, अब आपके पास फॉर्मूला अलग आएगा। क्या फॉर्मूला आएगा आपके पास? अब आप फॉर्मूला लिखोगे μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। बस इतना सा ही चेंजेस है। Yes, sir. तो याद रखो ये वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर ट्रैवल करे, चाहे केसेस कुछ भी बनता रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। Sir, done. डन, चलो भाई बहुत बढ़िया, नो सर। कर लो आराम से। नो सर। मैं समझ गया था इसलिए मैंने रुका हुआ हूं। सर ये सेकंड केस एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। सेकंड वाला केस एक्सप्लेन करना है, ठीक है यार। अब की बार अगर मैं ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पास रख दूंगा तो उस वजह से क्या होगा, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो मेरा एंगल आर भी क्या होगा, एंगल आर भी बढ़ेगा। तो ये लाइट रे है ना, अब बेंड तो कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेंड नहीं कर रही। मतलब वो इस तरीके से बेंड नहीं कर रही कि वो प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे कट कर दे, वो इस तरीके से बेंड नहीं कर रही, वो हल्का सा बेंड कर रही है। तो अब ये लाइट रे को मैं एक्सटेंड करता जाऊं तो मेरे को बताओ क्या ये डेंसर मीडियम में कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे? नहीं, ये यहाँ पे नहीं कर रही। तो मैंने इसको एक्सटेंड करके देखा, क्या पता ये पीछे इंटरसेक्ट कर जाए। तो जब मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया तो ये पीछे इंटरसेक्ट कर गई। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे मिल जाए लेंस के केस में, तो फिर हमारी इमेज बनती है वर्चुअल, क्योंकि मैंने इमेजिनरी एक्सटेंड करके बनाया है। लेकिन मैंने क्या कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि इमेजिनरी इमेज मिले मतलब वर्चुअल मिले या रियल मिले, कॉन्वेक्स सरफेस हो या कॉनकेव सरफेस हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना बस ये था कि लाइट रे ट्रैवल कहां से कहां तक कर रही है। तो लाइट रे ट्रैवल कर रही है रेयर से और एंटर कर रही है डेंसर में। तो मतलब यही फॉर्मूला चलेगा जो हमने पीछे डिराइव किया। Yes, sir. डन। तो देखो मैंने 3 डायग्राम बना के दे दिए हैं आपको। एज अ होमवर्क में मैं यही कर रहा हूं कि मैं बाकी 6 के 6 डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा भैया, वो आप एनसीईआरटी बुक से देख के एक बार खुद ही चेक करोगे कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। या अगर आप बोलो तो मैं अभी ड्रॉ करके दिखा भी दूंगा। करना है ड्रॉ या होमवर्क के लिए चल जाएगा? सर पहले खुद करके देखते हैं। डन, बढ़िया, सुन के अच्छा लगा भैया। Yes, sir. तो एक बार खुद ट्राई करना समझने की, अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में जरूर बोलना, मैं सारे के सारे डायग्राम बना के दिखा दूंगा। Okay, sir. यस सर। चलो डन। जिसमें अब कंफ्यूज मत होना भैया, हमारा म्यू2 हमेशा आपके स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हमेशा स्फेरिकल सरफेस, चाहे स्फेरिकल सरफेस रेयर हो या डेंसर हो, मुझे इससे मतलब नहीं, हमेशा स्फेरिकल सरफेस का। और म्यू1 हमेशा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सराउंडिंग का होगा। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। Yes, sir. चलो डन, आ जाते हैं भैया एक क्वेश्चन पे। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास एक ग्लास का स्फेयर है, इस ग्लास के स्फेयर में कहीं ना कहीं एक एयर बबल है। सपोज एयर बबल यहां पे है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है। अगर आपको याद हो मैंने अपेरेंट डेप्थ के केस में बताया था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होगा तो इमेज ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट होगी या ऑब्जर्वर से दूर शिफ्ट होगी? ऑब्जर्वर से दूर शिफ्ट होगी। मतलब याद नहीं है, कोई बात नहीं, देखो इधर, कोई बात नहीं, देख लो भाई। याद है हमने एक एग्जांपल ये लिया था कि ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट मेरा है डेंसर मीडियम में, यहां लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट हो गया डेंसर मीडियम में। मैंने कहा था कि ऑब्जर्वर इसको यहां से देख रहा है। Yes, sir. तो इसकी इमेज कहां मिली थी? इसकी इमेज हमें ऊपर मिली थी।
तो इमेज Yes, sir. ऑब्जर्वर की तरफ शिफ्ट हुई या ऑब्जर्वर से दूर हो गई? Observer की तरफ. वेरी गुड। तो ये चीज मैंने आपको लिखवाई भी थी कि जब भी Yes, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होगा तो याद रखना इमेज शिफ्ट टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, yes, इमेज sir. शिफ्ट टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो यही कॉन्सेप्ट इधर भी है कि Yes. यार ये एयर बबल है जिसको मैंने ऑब्जेक्ट लिया, तो इसकी इमेज लेफ्ट में बनाऊं या राइट में बनाऊं? राइट। राइट वेरी गुड। Right. इसकी इमेज कहीं ना कहीं राइट में बनेगी ताकि ये भैया ऑब्जर्वर के पास चली जाए। तो ये इसकी इमेज है। क्वेश्चन में देखो आपको सारी वैल्यूज गिवन है। क्या क्या वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में? इस ग्लास फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। सराउंडिंग एयर है Yes. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। एयर का One. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। क्वेश्चन ने कहा कि हमने है ना यहां से पॉइंट पी से इमेज का डिस्टेंस मेजर किया, तो पॉइंट पी से इमेज का डिस्टेंस आ रहा है 1 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है, रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर। आपको ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन कैलकुलेट करनी है। ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन मतलब आपको Yes, यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो yes, ट्राई करो sir. अपने आप। चलो, तो याद रखो इस केस में आप अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लेन सरफेस नहीं है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है। तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो हम अभी इतनी देर से पढ़ रहे थे। निकलेगी और वो बाहर निकल के जाएगी कहीं ना कहीं। तो आप मेरे को बताओ कि इस केस में लाइट रे ट्रैवल कैसा कर रही है? वेरी गुड। इस केस में लाइट रे ट्रैवल कर रही है डेंसर से लेके रेयरर तक। तो अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर ट्रैवल कर रही है तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। आपको सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बस इस u की वैल्यू निकालनी है। सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। पॉजिटिव नेगेटिव होगी वैल्यूज, वो आपको खुद चेक करना है कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लूंगा कौन सी वैल्यू नेगेटिव लूंगा, वो आप खुद चेक करोगे। आप सॉल्व करो और मेरे को 1 मिनट दो। अर्शी, एक चीज सोचो, जस्ट एक थोड़ा सा लॉजिकल सा है। मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। इमेज कितने डिस्टेंस पे मिल रही है? 1। तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 से पास आना, 1 से कम आना चाहिए या 1 से ज्यादा आना चाहिए? ज्यादा। वेरी गुड। तो हमारा भैया ऑब्जेक्ट इमेज के पीछे है, तो मतलब डेफिनेटली ये डिस्टेंस जो भी आना चाहिए वो मेरा 1 से ज्यादा आना चाहिए। तो इसलिए जो आपने आंसर भेजा, समझ गए कि वो सही है या गलत है? यस सर। डन। इस क्लास में भी एक राधिका है। ओहो।
आकाश तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड यार। आकाश आजकल पेस में चल रहा है, बिल्कुल फॉर्म में। दीक्षा नहीं, एक बार फिर से चेक कर लेना आप। यार याद रखना, फॉर्मूले में सारी वैल्यू साइन के साथ यूज करनी है। साइन अगर आपने गलत रखा तो आंसर गलत आएगा। अरे धन्यवाद भाई, लेकिन बस यही चीज मेंटेन रहे, आई विश। चलो आ जाओ, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूं। भाई म्यू वन की वैल्यू क्या लिखूं? म्यू वन रेयर मीडियम था, म्यू वन की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय वी। मेरे को बताओ वी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? वी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? वेरी गुड, वी की वैल्यू 1 है और हम सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। तो भैया ये लेफ्ट साइड है, तो वी की वैल्यू -1 लेनी है। अगर जिसने इसमें गलती करी है तो इसलिए आंसर गलत आ रहा होगा। फिर भैया म्यू 2 की वैल्यू है 1.5। यू हमें कैलकुलेट करना है। म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय आर। रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, लेकिन +2 लूं या -2 लूं? -2 लेंगे क्योंकि रेडियस लेफ्ट में जा रहा है। तो भैया रेडियस की वैल्यू रख दो -2। बस इसको सॉल्व करना था। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास -1 -1.5 डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल्स टू -0.5 डिवाइडेड बाय -2। ये कट गया, तो मेरे पास आ जाएगा 1.5 बाय यू इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 बाय 2 -1। इसको सॉल्व करो। उज्जवल आपका आंसर सही है, एक बार प्रतिभा आप फिर से चेक करो। तो यार हमारे पास आ गया 1.5 डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल्स टू 0.5 -2 डिवाइडेड बाय 2। 0.5 -2 कितना हो जाएगा? -1.5 डिवाइडेड बाय 2। भैया ये और ये कटा, मेरा आंसर गलत आ रहा है। चेक करो मैंने कहाँ गलती करी है। यहाँ पे +1 आएगा। सर यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस साइन यहाँ पे आएगा। +1 आएगा। यस सर। Yes, सर sir. क्योंकि सिर्फ 1 +1 क्यों आ रहा है? -1 +1 जाएगा। दूसरी साइड जाएगा। अरे मैंने इसको इस साइड साइड भेजा, जाएगा तो इसको plus- इस साइड भेजा, यस सर। तभी तो ये 1.5 बाई यू प्लस में हुआ। और इधर हमारे तो मैंने -1 फिर प्लस में नहीं होगा, +1। इसमें आएगा। इस साइड आया राइट। अच्छा इस ठीक साइड है, आया डन। तो मेरी गलती है, मेरी गलती। हाँ ठीक है, समझ गया, ये माइनस में हो जाएगा। अब ठीक है, मेरी गलती हो गई चेक। तो ये हो जाएगा -0.5। अब ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल्स टू -2.5 डिवाइडेड बाई 2। अब सॉल्व करना है आपको, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस में। अब ठीक है, Yes, sir. बिल्कुल। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -1.2। चलो भाई चेक कर लो, कहीं कुछ डाउट लग रहा हो तो पूछ लो, क्योंकि बेसिकली No, ये हो गया sir. 30/25। 30/25 का मतलब हो गया हमारे पास -6/5, तो वो 1.2 आता है। Yes, sir. चलो डन। इसी बात पे हो जाए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. चलो डन भैया। नेक्स्ट कैसे मारे मेरे यस सर बोल रहे हो, ढंग से बोल देती। चलो Yes. हाँ हाँ ठीक है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि यार ये मैंने फिर से एक ग्लास फेयर लिया और इस पे ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। और अब जो ये लाइट रे ट्रैवल कर रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल कर रही है और इस ग्लास फेयर पे फॉल डाउन कर रही है। ये पॉइंट ले लिया मैंने P1 और ये पॉइंट ले लिया मैंने P2। क्वेश्चन लिखो क्या कैलकुलेट करना है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस from the point P2. Find the image distance from the point P2. सबने क्वेश्चन लिख लिया है? Yes, sir. चलो देखो Sir, एक बार रिपीट करना। एक बार रिपीट। भैया क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज
फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P2। Yes, sir. चलो इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं, आप बस चेक करना आपको स्टेप समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। भैया सॉल्यूशन, अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मेरे को बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कितना लेते हैं? अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कितना लेते हैं? Sir, क्या बात है, एक ही बच्चे ने आंसर सही बताया अभी तक, आकाश ने। नहीं पता, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। यार मैंने आपको रे डायग्राम्स पढ़ाए थे मिरर्स के लिए, एक बार रे डायग्राम थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, शायद से तब याद आ जाए। भाई याद है कॉनकेव मिरर का सबसे पहला केस था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस किया था, तो मेरे को बताओ लाइट रेस कैसी आई थी? पैरेलल आई थी। तो इधर भी तो मैंने वही पूछा कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट किधर प्लेस्ड है? हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड है। ठीक है, और याद रखो ये हमारे इस केस में दो स्फेरिकल सरफेस आ रहे हैं। एक चीज रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में हमारे दो स्फेरिकल सरफेस आ रहे हैं। एक स्फेरिकल सरफेस ये बन रहा है S1, और एक स्फेरिकल सरफेस आपका यहां बन रहा है S2। दो स्फेरिकल सरफेस बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम सरफेस 1 के लिए सॉल्व करेंगे। स्टेप देखते जाओ, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। फॉर सरफेस 1, जब मैं सरफेस 1 के लिए कैलकुलेट करूंगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे को कितना लेना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे को लेना पड़ेगा इंफिनिटी। μ2 की वैल्यू आपको गिवन है 1.5, μ1 की वैल्यू आपको गिवन है 1, रेडियस गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर। लेकिन सरफेस 1 के लिए रेडियस की वैल्यू पॉजिटिव में लिखूंगा या नेगेटिव में? negative. अरे सरफेस 1 के लिए रेडियस किधर आ रहा है? सरफेस 1 के लिए Positive. रेडियस राइट में आ रहा है, तो इसके लिए पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो और मेरे को V1 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। लाइट रे ट्रैवल कर रही है रेयर से लेके डेंसर। सरफेस 1 के लिए लाइट रे ट्रैवल कर रही है रेयर से लेके डेंसर। तो फॉर्मूला यूज होगा μ2 बाय V1 माइनस μ1 बाय U1 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय R। तो प्लीज सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो साइन कन्वेंशन के साथ। और देखो अब की बार कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, आप मेरे को V1 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। V1 की वैल्यू रिया V1 की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताना। आरती नहीं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार इंप्रूव करो अपना। या वंशिका आप बताओ इसका आंसर कैलकुलेट करके कितना आएगा V1 की वैल्यू? यार सबका आंसर 0.25 क्यों आ रहा है? आकाश बिल्कुल सही, आकाश दिल खुश कर दिया, बढ़िया। चलो भाई कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, चेक करते हैं। μ2 की वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाय V1 कैलकुलेट करना है। यार ये वाला टर्म तो कट ही गया ना, ये वाला टर्म क्यों कट गया? बिकॉज डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आएगा, 1 बाय इंफिनिटी कितना होता है? 0 होता है, ये तो कट ही गया। इज इक्वल्स टू μ2 की वैल्यू 1.5, μ1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू +15। तो यार इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय V1
इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 15। यार सॉल्व कर लो इसे। 0.5 और 1.5 कट किया तो 3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो V1 की वैल्यू प्लस 45 सेंटीमीटर आ गई। प्लीज सब लोग यहां तक अपना कंप्लीट कर लो एक बार, क्योंकि फिर मेरे को क्वेश्चन समझाना है। एक बार यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लो। प्रतिभा वेरी गुड, आपका आंसर भी सही है। प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड ये लो, एक मिनट रुको। हाँ डन, चलो बढ़िया। आरती वेरी गुड, अब सही आ गया आंसर। अब यार एक चीज नोटिस करो, ये जो 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आया ये कहां से आया है? 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ये पॉइंट P1 से आया है। भाई इसका डायमीटर ही 30 का था, तो मतलब लाइट रे इंटरसेक्ट जो इमेज बना रही है वो किधर बना रही है? मतलब वो कहीं ना कहीं यहां बाहर बना रही है। कोई दिक्कत? डन। अब देखो यार, Yes, हमने sir. ये कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर्स में पढ़ा हुआ था। एक चीज आप रिकॉल कर लो, आपको प्लेन मिरर्स का याद है या नहीं? प्लेन मिरर के केस में मैंने बताया था कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन जाएगी यहां पे। फिर ये इमेज हमारे दूसरे मिरर के लिए किस तरह एक्ट करती थी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, कि भैया इस प्लेन मिरर M1 ने एक इमेज बनाई ऑब्जेक्ट की। अब क्या करेगा ये प्लेन मिरर जो M2 है, उसके लिए ये इमेज एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, और ये फिर अपनी एक और इमेज बनाएगा। तो इधर भी यही होगा कि यार जो ये इमेज है ना, ये हमारी इमेज एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। ये इमेज एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी किसके लिए? सेकंड सरफेस के लिए, S2 के लिए। तो अब हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे अपनी S2 के लिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर S2। तो यार मेरे को बताओ S2 के लिए मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिखूं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मेरे को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉइंट P2 से लेना है। तो P2 से ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 15। वेरी गुड, 15। कैसे पता चला 15? भैया ये टोटल डिस्टेंस जो मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये टोटल डिस्टेंस था 45, डायामीटर 30 का है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा 45 माइनस 30। तो 45 माइनस 30 ये हो गया हमारे पास प्लस 15। अब इसको प्लस क्यों लिया? Yes, क्योंकि sir. ये पॉइंट P2 के राइट में आ रहा है। पॉइंट P2 के राइट में आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव लूंगा। भैया मेरे को V2 कैलकुलेट करना है। Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 की वैल्यू 1.5, μ1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। रेडियस की वैल्यू 15 है। लेकिन अब ये रेडियस पॉजिटिव में लूंगा या नेगेटिव में लूंगा? Negative. वेरी गुड, अब ये Negative. रेडियस नेगेटिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके लिए रेडियस लेफ्ट में आ रहा है, तो इसलिए ये वैल्यू को -15 लेंगे। Yes, sir. अब दूसरी चीज क्या रह गई बचना? भैया दूसरी चीज ये रह गई कि लाइट रे ट्रैवल कैसा कर रही है? लाइट रे ट्रैवल कैसा कर रही है? तो सेकेंड सरफेस के लिए आप अज्यूम करोगे कि लाइट रे डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रही है। डेंसर से रेयर। Yes, sir. क्या कोई बता सकता है कि हमने ऐसा क्यों अज्यूम किया कि डेंसर से रेयर Yes, ट्रैवल sir. कर रही है? बल्कि इमेज तो रेयर मीडियम में बनी है। फिर तो समझो हमने ऐसा क्यों अज्यूम किया। यार जब हमने सरफेस 1 लिया ना, सरफेस 1, तो हम डायग्राम, हाँ एक मिनट पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं कि यार जब हमने सरफेस 1 लिया ना, तो हम सरफेस 1 इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि ये पूरा का पूरा सरफेस 1 है। तो अगर ये पूरा का पूरा सरफेस 1 है, तो ऑब्जेक्ट मेरा यहां पे गिवन था। तो इस केस में हमारी जो इमेज 45 सेंटीमीटर बनी है, 45 सेंटीमीटर, वो याद रखना वो कहीं ना कहीं डेंसर मीडियम के अंदर ही बनी है। हमें इस तरीके से इमेजिन करना है। फिर जब सरफेस 2 आया होगा, तो सरफेस 2 फिर कुछ इस तरीके से आया होगा। सरफेस 2 को व्हाइट लाइन से ड्रॉ कर देता हूं। सरफेस 2 कुछ इस तरीके से आया होगा, और तब जाके दोनों ने मिलाकर हमारा एक स्फेयर बनाया होगा। क्या सबको समझ में आ गया ये वाली बात? तो I1 की वैल्यू Yes, sir. S1 के अंदर बनी है, और S1 मेरा डेंसर मीडियम था। तो इसलिए मैं क्या अज्यूम करूंगा कि लाइट रे कहां से ट्रैवल कर रही है? डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रही है। प्लीज एक बार Yes, सब sir. बता दो, सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सेकंड वाले के लिए हम हमेशा डेंसर टू रेयर क्यों अज्यूम करेंगे?
डन। Yes, sir. अब लाइट रे डेंसर टू रेलवे ट्रैवल कर रही है, तो भैया फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो R. और मेरे को v की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। लेकिन फिर से ध्यान देना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, अब की बार सबका आंसर एक बार सही आ जाए तो मजा आ जाए। तो सर चेक करके बताओ, कोई डाउट हो तो। रुचिका, पूर्णिमा, प्रतिभा, प्रचिंता। Yes, no, sir. डन। आरती चेक कर लेता हूं आपका आंसर, आई होप अब की बार मैच कर जाए। और आपका आंसर आरती अभी भी मैच नहीं कर रहा है। दीक्षा नहीं। पारुल को डाउट था? चलो भैया कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला तो ये यूज कर रहे थे हम, μ1/v2 डिवाइडेड माइनस μ2/u2 इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। μ1 की वैल्यू 1 थी, v2 कैलकुलेट करना है, μ2 की वैल्यू 1.5, u2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी +15 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5, रेडियस की वैल्यू -15। उज्जवल आपका आंसर सही आ रहा है, काश आपका आंसर सही आ रहा है, बहुत सही। तो ये हो जाएगा 1/v2 इज इक्वल्स टू, इसको तो भैया 1/10 लिख लो, -1/10 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, -0.5 डिवाइडेड बाय -15, -15 कट गया, तो 1/v2 इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1/10। 15 और 10 का एलसीएम कितना, 30। भैया अब तो सॉल्व कर दो आगे। नहीं मानवी, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 3, तो v2 की वैल्यू आ गई 30/4, एंड 30/4 का मतलब है भैया +7.5 सेंटीमीटर। Yes, sir. डन। सब लोग अब चेक कर लें, कोई डाउट हो कंप्लीट कर लें, डाउट हो पूछो। क्वेश्चन सही, जिज्ञासा सही, वेरी गुड यार। क्या कहते हो भैया, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे? Yes, sir. डन। Yes, sir. आ जाओ भैया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बिट कंफ्यूजिंग, तो ध्यान दें भैया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बहुत क्वेश्चन आता है इस पे, कॉल्ड एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यार इसकी प्रॉपर बड़ी सी डेरिवेशन है, लेकिन अब की बार हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला, यार अगर आपको याद हो, मैंने आपको बता रखा है स्फेरिकल मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है, हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, कैसे कैलकुलेट करते हैं फोकल लेंथ? R/2. वेरी गुड भैया, फोकल लेंथ होता है r/2। तो इससे हमें क्या कॉन्क्लूड हुआ था कि स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। जैसे क्वेश्चन मैंने इसमें शायद से आपको कराया भी था कि अगर मैं ये एक कॉन्केव मिरर ले रहा हूं और इसका फोकल लेंथ f है, अगर इस कॉन्केव मिरर को अब मैं पानी में डाल दूं या किसी भी लिक्विड में, मतलब किसी भी मीडियम में डाल दूं, तो इसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा?
तो इसका फोकल लेंथ सेम रहेगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। Yes, sir. लेकिन ये सारी चीजें तो थी मिरर के लिए, अब हमें स्टडी करनी है लेंस के लिए। तो देखो लेंस के लिए चीजें अलग होती है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये इतना बड़ा फॉर्मूला हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाता है। जहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं 1000 बार बोल चुका हूं, μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? हमेशा आपके स्फेरिकल सरफेस का, लेंस का। और μ1 हमेशा किसका होगा? सराउंडिंग का। और यूजुअली सराउंडिंग हम हमेशा क्या लेते हैं जनरली बाय डिफॉल्ट? एयर। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो इसलिए आपकी एनसीईआरटी बुक्स में या कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला इस तरीके से गिवन है। Yes, sir. लेकिन याद रखो, आप ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि अगर मीडियम चेंज हो गया, एयर की जगह सराउंडिंग, एयर की जगह वाटर लिक्विड कुछ रख दी, तो उस केस में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये अब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ रखना है। तो इस वाले फॉर्मूले को याद मत रखना, कंफ्यूज हो जाओगे। आप हमेशा ऊपर वाला ही फॉर्मूला याद रखना, जिसमें आपको पता चल जाए कि भैया मेरे को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करनी है। Yes, तो आप sir. लिख लो कि भैया ये फॉर्मूला जो बुक में गिवन है, तो इसमें हमने μ1 की वैल्यू 1 अज्यूम करके ये फॉर्मूला लिखा है। Yes, sir. डन। Sir, done. तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर मैंने सराउंडिंग चेंज कर दी तो μ1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और μ1 की वैल्यू चेंज हो गई तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो भैया यहां पे लिख लो, फॉर अ लेंस फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन मीडियम। फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन मीडियम। Yes, sir. और दूसरा, R1 और R2 की वैल्यू साइन के साथ रखना। जैसे अभी ये ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। Negative. अगर आप एक चीज नोटिस करो, R2 की वैल्यू नेगेटिव है, बीच में पहले से एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? तो याद रखो, आपका कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर अब मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, तो कॉनकेव लेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि R1 की वैल्यू होगी नेगेटिव और R2 की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो चेक करके बताओ कि ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा आपकी बार? Negative. R1 की वैल्यू नेगेटिव, R2 की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये अभी भी बीच में नेगेटिव ही रहेगा। तो फाइनल आंसर भी मेरा क्या आएगा? फाइनल आंसर भी मेरा नेगेटिव आएगा। तो याद रखो, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। Positive. Yes, sir. Yes, sir. Done. डन। नेक्स्ट चीज, बस ये लास्ट चीज। यार एक बार बताओ, अगर ये मैं एक लेंस ले रहा हूं, इस लेंस को पहले मैंने सपोज एयर में रखा, भैया ध्यान देना कॉन्सेप्ट को, इस लेंस को मैंने पहले रखा एयर में, और फिर इसी लेंस को मैंने रखा है वाटर में। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी क्या, या शेप सेम रहेगी? सेम रहेगी। मतलब अगर मेरा लेंस इतना है, तो अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो लेंस की शेप थोड़ी चेंज होगी। तो अगर लेंस की शेप चेंज नहीं हो रही है, तो यार एक चीज ध्यान दो, जब मैं फोकल लेंथ एयर में कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा μ2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। मैंने बीच में प्लस क्यों लिखा भैया? याद रख लेना, क्योंकि R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव में होनी चाहिए। Negative. लेकिन जब मैं फोकल लेंथ लिक्विड में निकालूंगा, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 लिक्विड का डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यार R1 R2 का टर्म दोनों केसेस में सेम आ रहा है, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा? डिवाइड करके कैंसिल कर दूंगा। तो आप मेरे को बस फॉर्मूला चेक करके ये बताओ कि फोकल लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जब मैं लेंस को पानी में डालूंगा। और ये आपका नीट एग्जाम का एक आया हुआ क्वेश्चन है कि जब मैं लेंस को किसी लिक्विड में इमर्स कर दूंगा, तो हमारा फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा?
चेक करके बताएं। पहले इतना चेक कर लो, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था वो चीज क्लियर है कि मैंने R1 R2 का टर्म क्यों कट कर दिया? Yes, sir. डन, क्योंकि पानी में शेप चेंज नहीं होगी लेंस की, फोकल लेंथ चेंज हो Yes, sir. जाएगा। तो अब इधर देख लो, बस सिंपल सी चीज थी। कैसे यार, जब आपने R1 R2 का टर्म काट दिया तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूं कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला आएगा μ1 डिवाइडेड बाय μ2 माइनस μ1। Yes, भैया sir. एयर के केस में ये वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, लेकिन लिक्विड Yes, के sir. केस में, वाटर के केस में ये वैल्यू हो जाएगी 1.33 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1.33। तो मेरे को बताओ कौन सा फोकल लेंथ आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है, एयर वाला या वाटर वाला? Water. Water वाला. क्यों? क्योंकि एयर में न्यूमरेटर 1 आ रहा है। न्यूमरेटर बड़ा किस में है, एयर वाले में या वाटर वाले में? भैया न्यूमरेटर बड़ा वाटर वाले में है। तो हमारा फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ा? याद रखना कि फोकल लेंथ आपका इंक्रीज कर जाएगा। Yes, sir. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया आपको हाथ की याद। तो भैया Yes, याद sir. रखना कि जब भी हम एक लेंस को, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, एयर की जगह लिक्विड में प्लेस कर रहे हैं तो फोकल लेंथ विल इंक्रीज। यहां तक लिख के Yes, खत्म sir. करो। और कुछ डाउट है आज के टॉपिक में तो पूछो अब। रिपीट करना है आकाश स्टार्टिंग से, ठीक है? डन। Sir, done. डन, ठीक है। Yes, भाई sir. आकाश मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, चेक करना। इसको ऐसा करते हैं, सॉल्व करके ट्राई करते हैं, ठीक है? सॉल्व करते हैं इसे। जैसे मैं अब आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन है ये। चलो भाई सब लोग मिलकर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको जिसको इस डेरिवेशन में डाउट है ना, उनको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। Yes, sir. यार क्वेश्चन ने कहा ये मेरे पास एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड रेडियस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। Same. मेरे को इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। 1.5 का मतलब 3/2 होता है, ठीक है? क्वेश्चन ने कहा कि पहले ये एयर में प्लेस्ड है, तो पहले अगर ये एयर में प्लेस्ड है तो μ1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। One. फिर क्वेश्चन ने कहा कि इस लेंस को मैंने वाटर में प्लेस कर दिया, तो वाटर के केस में भैया μ1 की वैल्यू कितनी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 होता है, 4/3. मतलब 1.33। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे? No, sir. डन। इसका फोकल लेंथ मान लो f1, और वाटर के केस में जो मैंने प्लेस किया है इस फोकल लेंथ को आप मान लो f2। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया f2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ f1 के टर्म्स में। f2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ f1 के टर्म्स में। आकाश पहले चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, फिर ताकि जाके आपको सोल्यूशन समझाऊंगा। यस सर। डन। तो आकाश आओ सॉल्व करते हैं साथ में। आकाश सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे एयर के लिए, फर्स्ट वाले केस के लिए, फर्स्ट केस। तो मैं लिखूंगा 1/f1 इज इक्वल्स टू μ2 की वैल्यू है 1.5, तो मतलब 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1/r, माइनस की जगह बीच में प्लस हो जाएगा क्योंकि एक r पॉजिटिव और एक r नेगेटिव। इसको सॉल्व करो जरा, और सॉल्व करो। तो 1/f1 अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा आकाश, तो हमारे पास आएगा 1/2 इंटू इस वाले को सॉल्व करूंगा तो आएगा 2/r। तो मतलब ये वैल्यू बन रही है मेरे पास 1/r। इक्वेशन 1 को चेक कर लो, सॉल्व करो खुद से और चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो। 3/2 माइनस 1 हाफ होता है, तो डायरेक्टली इधर मैंने हाफ लिख दिया। 1/r प्लस 1/r, 2/r होगा, एलसीएम लेके 2 कट गया तो हमारे पास 1/r आ गया। तो Yes, f1 की वैल्यू कितनी आई है, f1 की वैल्यू r के बराबर आई है, क्योंकि Yes, 1/f1 1/r के बराबर था। प्लीज सब लोग आराम से पेशेंटली इस चीज को चेक करना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। sir. Repeat कर दो. कहां से रिपीट करना है बताओ? Sir, ये last वाला. लास्ट वाला स्टेप।
चेक करो तनिष्का, पहले आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई है? कैलकुलेशन भी रिपीट करनी है? सर कैलकुलेशन क्लियर है। कैलकुलेशन क्लियर है। तो मेरे पास 1/f1 1/r के बराबर आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ना कि f1 किसके बराबर आएगा? r के बराबर आएगा। ठीक है, अब यस सर। डन। चलो अब सेकेंड केस के लिए Yes, कैलकुलेट sir. करते हैं। आ जाओ भैया, सेकेंड केस मैंने वाटर में प्लेस कर दिया इसको। तो सेकेंड केस के लिए जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 3/2 है, लेकिन μ1 क्या है? 4/3 डिवाइडेड बाय μ1 4/3 इंटू 1/r प्लस 1/r। तो यार प्लीज जरा इसको सॉल्व करके बताना जरा कितना आएगा ये। मैं अगर इसको सॉल्व करूं 3/2 माइनस 4/3, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 6। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4/3 इज इनटू 2/r। इसको मैंने और सॉल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा 1/6 इंटू 3/4 इंटू 2/r। प्लीज सब लोग चेक करते जाना, मैं कैलकुलेशन खुद ही कर रहा हूं, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा कैलकुलेशन कैसे हो रही है? नो सर। नो Done. सर। तो आप जरा मेरे को f2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो भैया कितनी आ रही है। f2 की वैल्यू अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, 3 और इसको काटा तो मेरे पास आया 1/8 इंटू 2/r, 2 और 8 को काटा 4, तो f2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4r आ रही है। 4R। यार r की वैल्यू किसके बराबर थी? r की वैल्यू f1 के बराबर थी, तो क्या मैं f2 को 4f1 लिख सकता हूं? यस सर। डन। यस तो यार एक बात बताओ, मेरा फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर इंक्रीज। वेरी गुड। आप इधर देखो, इस क्वेश्चन के लिए मेरा फोकल लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब साफ है ना कि अगर मैं लेंस को लिक्विड में डाल देता हूं तो फोकल लेंथ क्या कर जाता है? फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। इधर मैंने वैल्यूज लेके सॉल्व कराया, इधर मैंने वेरिएबल्स लेके सॉल्व कराया, बस इतना डिफरेंस था। यस सर। चलो आकाश, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सब लोग ध्यान दे दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व करा दिया है आपको। तो ये भी चेक कर लो क्वेश्चन के साथ ये लेंस वाली चीजें क्लियर हैं या नहीं। डन, बहुत बढ़िया। तो यार यहां तक पूरा रिवाइज कर लेना, हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला भी हो गया है। मेरे को 1-2 क्वेश्चन और कराने हैं लेंस मेकर फॉर्मूला में, वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, फिर हमने नेक्स्ट वाला और करा देंगे। प्रीवियस स्लाइड दिखानी है आकाश, कौन सी वाली? ये वाली कह रहे हो या ये वाली कह रहे हो आप? पीछे जो थी पीछे वेरिएबल्स वाली, के साथ इससे पहले ये वाली, इससे भी इससे भी पहले